आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम की। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसी के साथ उत्तराखंड में 5 दिन से चला आ रहा सियासी अटकलबाजियों का दौर भी पूरा हो गया है। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की धारदार रिपोर्टिंग आपने एबीपी गंगा पर देखी। सबसे तेज और सटीक खबरें आपने एबीपी गंगा पर देखी। पल पल की खबरें सबसे पहले आपने एबीपी गंगा पर देखी, क्योंकि हम हैं आपकी सुबह। सीएम पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जाना पड़ा। बीजेपी जो हमने कहा वो हुआ। बनी हुई है बदलाव, ये साफ तौर पे माना। जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया। क्रॉस कर दिया है, ये अंदर चले गए। राजभवन के लिए उत्तराखंड के सियासी उलटफेर पर हमारी खबर पर लगी मुहर। सीएम बदलने का फैसला सबसे पहले हमने दिखाया। सीएम को बदला जाएगा। त्रिवेंद्र की विदाई का ऐलान सबसे पहले हमने बताया। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक दल की बैठक की खबर सबसे पहले हमने दिखाई। देहरादून में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के 57 के 57 विधायक। सीएम पद की रेस में कौन आगे कौन पीछे, एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले बताया। त्रिवेंद्र के बाद उत्तराखंड का उत्तराधिकारी कौन, सबसे पहले हमने बताया। तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे। भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। दिल्ली से देहरादून तक की हर सियासी हलचल, नेता मंत्री विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। तेजी से बदलते घटनाक्रम का हर अपडेट पल पल। सबसे पहले और सबसे सटीक एबीपी गंगा पर। रावत को भी जाना पड़ा। बनी हुई है बदलाव, ये साफ तौर पे माना। सबसे धारदार रिपोर्टिंग, सबसे दमदार कवरेज, सबसे असरदार विश्लेषण देखिए एबीपी गंगा पर लगातार। भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? तो देखिए, बात जब आपकी हो तो आपका अपना चैनल एबीपी गंगा सबसे आगे रहता है और आप तक हर खबर सबसे सटीक अंदाज में पहुंचाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पर आज बांदा और चित्रकूट में थे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड के लिए 924 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आज मुख्यमंत्री ने बांदा में 229 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जनपद के कटहाई खटान गांव में हर घर जल योजना का निरीक्षण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने शहर के स्थानीय जीआईसी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। अपने इस दौरे में सीएम योगी पीताम्बरा देवी के मंदिर में भी पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन और पूजा की। और इस दौरे में सीएम योगी का एक अलग रूप भी देखने को मिला, जब उन्होंने सेल्फी स्टिक से सेल्फी ली और बच्चे को गोद में लेकर खिलाने। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीनों ही तस्वीरें आज सीएम योगी के दौरे के दौरान की है, जहां एक तरफ बुंदेलखंड को सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उनका एक अलग अंदाज भी आज देखने को मिला है। अयोध्या के विकास की रूपरेखा देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में ही सीएम आवास पर बैठक होने वाली है। आवास विकास ने तैयार किया है विजन डॉक्यूमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका रिव्यू करेंगे। तो देखिए, अयोध्या के विकास को रफ्तार देने की अब कोशिश लगातार योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। विकास की रफ्तार को धार दी जाए अयोध्या में, ये कोशिश लगातार सीएम योगी की है और अब इसको लेकर एक बैठक भी होने जा रही है। अयोध्या के विकास की रूपरेखा देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर एक बैठक होने वाली है। जानकारी दे दें कि आवास विकास ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसका रिव्यू करेंगे सीएम। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे साथ। अनुभव, कितनी खास ये बैठक है और क्या कुछ खास, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वही उनको दूसरों से अलग बनाती है। आप सोचिए कि 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहे, तमाम सारे उन्होंने वहां पर योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, दौरे किए, स्थलीय निरीक्षण किए, सांसद विधायकों के साथ बैठक की, और आज जब लौटे अब से थोड़ी देर पहले, उसके बाद ये बैठक एक अयोध्या के विकास के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया आवास विकास ने, उस पर बैठक मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, ये बैठक आज ही की जाए, और फिर अधिकारी वहां पहुंचे और फिर थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो अयोध्या को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन रहा है कि अयोध्या को सबसे बड़े एक धार्मिक स्थल के तौर पर, एक पर्यटन के स्थल के तौर पर डेवलप किया जाए, और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ही एक प्रेजेंटेशन, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया आवास विकास में कि कैसे पूरा अयोध्या का जो डेवलपमेंट होगा वो, और साथ ही साथ वहां पर जो नए निर्माण होने, अभी बजट में हमने देखा कैसे अयोध्या के लिए सरकार ने पैसा अलॉट किया है, उन्हीं सारी चीजों को लेकर ये विजन डॉक्यूमेंट है, और अब मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन होगा, खुद मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे, और हो सकता है कि कुछ और चीजें वो अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए कहें कि आवास विकास इनको भी शामिल करें। लेकिन आप देखिए, 2 दिन के दौरे से लौटे हैं थोड़ी देर पहले, अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और उसके बाद एक बैठक वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बैठक कर रहे हैं अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और नोएडा में सुरक्षा के चलते जगह जगह पब्लिक प्लेस पर जा रहा मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसको लेकर सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर पुलिस और पिनाक कमांडो ने मॉक ड्रिल और मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अभ्यास इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। ऐसे मॉक ड्रिल जनपद में पहले भी होते रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी नियुक्त होने के बाद पिनाक कमांडो का गठन किया है। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां मंत्री अजीत सिंह पाल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। अजीत सिंह का चुनाव रद्द करने की याचिका लगाई गई थी। सपा प्रत्याशी सीमा सचान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए थे और इस चुनाव को रद्द करने की मांग इस याचिका के जरिए की गई थी। और अभी फिलहाल मंत्री अजीत पाल को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सपा प्रत्याशी सीमा सचान ने ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई थी और इस चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है अजीत पाल को, क्योंकि ये याचिका हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि याचिका में चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोइन, क्या कुछ जानकारी है, क्या आधार बनाया गया था इस याचिका का और हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, योगी सरकार के जो राज्य मंत्री हैं अजीत पाल सिंह, इनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, चुनाव याचिका दाखिल की गई थी। और ये चुनाव याचिका उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी से महिला उम्मीदवार थी उन्होंने दाखिल किया था। कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि चुनाव याचिका में जो भी आप आरोप लगाते हैं उसकी साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। आपने आरोप लगाया था, मतलब जो शिकायत करता थी, जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग किया गया है। दूसरा, जो चुनाव को प्रभावित किया गया, वोटरों को प्रभावित किया गया, मतगणना में भी गड़बड़ी की गई, लेकिन वो किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाई कोर्ट में, उससे जुड़े हुए तथ्य नहीं पेश कर पाई, सबूत नहीं पेश कर पाई, कोई गवाह नहीं पेश कर पाई, और ये साबित नहीं कर पाई कि चुनाव में कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इसी आधार पर कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और इसी के साथ राहत मिली है मंत्री अजीत सिंह पाल को। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइन। अब आगे बढ़ेंगे बात बरेली की, जहां बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 ट्रक चालकों के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों ट्रकों के चालक और क्लीनर एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। लाठी डंडे लेकर दोनों ट्रकों के चालकों ने एक दूसरे पर हमले किए। मामला बरेली लखनऊ हाईवे पर फरीदपुर का बताया जा रहा है। अरे बढ़ते आगे, इटावा से खबर है, जब वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से नाराज एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
कोतवाली इलाके में बीएसए कार्यालय के पास पानी की टंकी पर वृद्ध महिला को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद नगरपालिका के कर्मचारी किसी तरह महिला को समझाने के लिए उस तक पहुंचे, लेकिन महिला किसी भी सूरत में नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। अधिकारियों ने महिला को मदद का आश्वासन देकर किसी तरह से पानी की टंकी से नीचे उतारा है। फिरोजाबाद पंचायत चुनाव में अवैध तमंचों की खरीदारी के लिए बन रहे अवैध हथियारों की फैक्ट्री को पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक अवैध तमंचे और उन्हें बनाने वाला उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त सगे भाई हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर उनके पास अवैध तमंचे के लिए काफी ऑर्डर था, उसको लेकर ये फैक्ट्री चला रहे थे। ये दोनों असलहे बनाने के साथ साथ तस्करी का भी काम करते हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये पूरा मामला थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद का है। हमारी मटसैना पुलिस ने असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग तमंचे बनाने का काम करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तस्करों को और इन असलहा बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें पूरे सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े हुई लगभग 50,000 की छिनैती से इलाके में हड़कंप मच गया। बेकरी के अंदर 2 बाइक सवार 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के टेउंगा स्थित विनोद बेकरी का है। बस्ती में एक सिपाही की गुंडई का मामला सामने आया है। सामूहिक विवाह के दौरान साउंड सिस्टम लेकर जा रहे युवक की पेट्रोलिंग गाड़ी के सिपाही और उसके साथी ने मिलकर पिटाई कर दी, जिससे युवक की एक आंख के पास गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिपाहियों की दबंगई को देखकर इलाके के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। घायल युवक के परिजनों ने आरोपी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिले के पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। एसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिकअप चालक है, उसके द्वारा ये शिकायत किया गया है कि उनके द्वारा ब्लॉक रोड है वहाँ पे अपना पिकअप खड़ा किया हुआ था और पुलिस ने उसको वहाँ से हटवाया और इसी दौरान उसके चोट भी लगना उसने बताया है। इसमें मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कलवारी को जांच दिया गया है कि वो व्यक्ति को जो चोट लगी है वो चोट किस कारण से लगी है और क्या घटनाक्रम हुआ था, इसके बारे में जानकारी करने के लिए क्षेत्राधिकारी कलवारी को जांच दिया गया है। जो भी जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य आएंगे, उसके आधार पर आगे इसमें कार्रवाई। वहीं हाथरस में सड़क किनारे बड़ी संख्या में सरकारी दवाएं पड़ी मिली। मामला हसियान क्षेत्र का है। बड़ी संख्या में दवाएं सड़क किनारे पड़े होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को दी। दवाओं पर दिल्ली सरकार की मुहर लगी हुई थी, जिससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में सप्लाई की जाने वाली सरकारी दवाएं हाथरस में सड़क किनारे कैसे पहुंची। डीएम के आदेश पर मौके पर पहुंचे सीएचसी प्रभारी के मुताबिक इन दवाओं में यूपी में सप्लाई होने वाली कोई भी दवा नहीं थी। फिलहाल मामले की जांच उच्चाधिकारी कर रहे हैं। वहाँ जाके हमने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसमें कुछ फ्लूफ्लॉक्सेसिन जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, कुछ मल्टीविटामिन सीरप और उसमें कुछ जेंटे की कुछ गोलियाँ थी, जो कि हमें इंक्वायरी करने पे पता चला सारी तहकीकात के बाद कि हमारे यूपी की सप्लाई की कोई भी दवाई उसमें नहीं है, जो स्वास्थ्य विभाग की सप्लाई हमारे यहाँ आती है। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जो है माननीय डीएम साहब को और सीएमओ साहब को प्रेषित की जा चुकी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोविड वैक्सीन की, जिसकी एक डोज की कीमत 250 रुपए हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी में कोरोना वैक्सीन की दरें तय कर दी गई हैं। वैक्सीन की सरकार ने 250 रुपए कीमत तय की है।
प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। तो देखिए, अब सरकार तो लगातार वैक्सीनेशन कर ही रही है, लेकिन अगर आप खुद भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं, तो उसकी कीमत है 250 रुपए। और आगरा के दयालबाग इलाके में विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए 81 फ्लैट्स को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि गणपति वंडर सिटी नाम से एक सोसाइटी बनाई जा रही थी। डूब इलाके में बनाई जा रही सोसाइटी में नियमों की अनदेखी हुई थी, जिसकी शिकायत पर एनजीटी में पीआईएल भी दाखिल की गई थी, जिस पर एनजीटी ने कई विभागों के अधिकारियों की टीम गठित कर पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नाम से है, और इसमें जो ये 81 फ्लैट जो सामने जिन पर ये डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, ये फ्लड जोन में आ रहे हैं, जिनमें एनजीटी ने आदेश किया है कि फ्लड जोन से इनको जो फ्लड जोन में आ रहे हैं उनको तत्काल हटा के और इसका कंप्लाइंस भेजें। 81 हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज ही हम कुछ को पूरा कर दें। यदि कुछ बाकी बचेगा तो फिर उसके बाद। और लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां यूपी कैडर के 2 आईपीएस अफसर केंद्र जाएंगे। भगवान स्वरूप और प्रवीण कुमार की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र भेजा जाएगा। आईजी रैंक के हैं दोनों अफसर, जिन्हें केंद्र भेजा जाएगा। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां यूपी कैडर के 2 आईपीएस अफसर केंद्र जाएंगे। भगवान स्वरूप और प्रवीण कुमार को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र भेजा जाएगा। ये दोनों ही अफसर आईजी रैंक के हैं, जिन्हें केंद्र भेजा जाएगा। उधर महोबा प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ अभियान में कुर्की की कार्रवाई की। वकील मुकेश पाठक हत्याकांड के आरोपी छत्रपाल यादव, उसके भतीजे विक्रम सभी सदस्यों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। डीएम ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी छत्रपाल यादव और विक्रम यादव की कई संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की, जिसमें होटल भी शामिल। और हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अंतर्गत कई भाजपा कार्यकर्ताओं के प्लॉट्स की बाउंड्री ध्वस्त की गई है। इसमें भाजपा नेता ने बिना नोटिस दिए ही ध्वस्तीकरण का आरोप प्राधिकरण के अधिकारियों पर लगाया है। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम से भीड़ की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तो अब अवैध निर्माणों पर प्रशासन का चाबुक चल रहा है। हापुड़ में भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई की गई है। पिलखवा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है और अवैध जो कब्जे किए गए थे उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। हालांकि इस दौरान भीड़ और प्राधिकरण की टीम में नोकझोंक की भी तस्वीरें सामने आई हैं। अवैध कॉलोनियों पर ये कार्रवाई की गई है और ध्वस्त कर दिया गया है जितना भी अवैध निर्माण किया गया था, जितने भी अवैध कब्जे किए गए थे। संभल में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी तस्वीर सामने आई है। जिले के एसपी चक्रेश मिश्र की पहल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवरियों के जत्थों पर फूल वर्षा कर हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल पेश की है। संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हरिद्वार में से जल लेकर लौट रहे कांवरियों का पुष्प वर्षा कर शहर में जगह जगह स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवरियों को फल और मिठाई भेंट कर अपने हाथों से जलापान भी कराया है। संभल से सामने आई हिंदू मुस्लिम एकता की इस अनूठी पहल के लिए मुस्लिम समुदाय के साथ एसपी चक्रेश मिश्र की जमकर तारीफ हो रही है। और आगरा में दबंगों ने असलाहों के दम पर फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगी। असलाहे लहराकर गुंडाई करते हुए दबंग सीसीटीवी में कैद हो गए। पीड़ित संचालक ने पुलिस से शिकायत की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। मामला थाना लोहा मंडी के पुनियापाड़ा का है।
और इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।